हाय, मैं हूँ आरजे अदा और आप सुन रहे हैं ओहो रेडियो पर आयुर्वाणी पॉडकास्ट सीजन 2, जिसमें आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर नितेश आनंद सर। वेलकम सर, कैसा लगा हमारा स्टूडियो? बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके स्टूडियो की। थैंक यू सो मच। तो वात रक्त की आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। ये जर्नी शुरू कैसे हुई और आयुर्वेद में आपको रुझान कैसे आया? राजी, मेरी जो आयुर्वेद की जर्नी है वो 2005-2006 जब मैं बीएमएस में एक देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज जो है अपना ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, वहाँ से मैंने बीएमएस पास आउट किया है। और सौभाग्य से माता गंगा जी की कृपा से उसी कॉलेज में मुझे फिर एमडी करने का भी सौभाग्य हुआ। और 2018 से फिर मैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर अभी सेवाएं दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा में। तो ये यात्रा ऐसी रही और इसी यात्रा में बहुत से हमारे ऐसे गुरु थे जो कि जिनने हमने जिससे बहुत कुछ सीखा। लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक गुरुजी का नाम ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा, डॉक्टर उमेश सहगल सर, जिनके जो कॉन्सेप्ट हैं इतने शार्प है, जिनसे आज जो भी हम कर पा रहे हैं या जो भी हम समाज के लिए कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान इस जर्नी में काफ़ी रहा। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी आपकी थी। वात रक्त की हम बात करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी वात रक्त क्या है और किस तरह के लोगों में ये देखने को मिलता है? अच्छा जी, वात रक्त को समझाने से पहले मैं आपको वात और रक्त को अलग अलग बताऊंगा। जैसे वात जो होता है हमारे त्रिदोष में, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। और ये दोष अगर बैलेंस रहें तो हम अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और अगर कहीं ना कहीं ये दोष अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर हम व्याधित होते हैं या फिर हम डिजीज्ड होते हैं। सेम जो रक्त है, रक्त जो है वो आपका धातुगत के अंतर्गत आता है। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातु हमारी शास्त्र में वर्णित है। उसमें जब रक्त हमारी किन्हीं कारणों से जब बढ़ जाता है या दूषित हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड है जी, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया, जब बढ़ जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है ये दिक्कत करता है। और बॉडी के अंदर जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है तो हमें पेन होता है या फिर हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, हमारी बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ऐसे ये बहुत से आपके जो सिम्टम्स है वो दिखाता है। तो यही पूरा वात रक्त है और मॉडर्न लैंग्वेज में इसको गाउट या गाउट आर्थराइटिस भी बोलते हैं। जी सर, तो किस तरीके के लोगों में देखने को मिलता है मोस्टली इसमें एक्चुअली वैसे तो ज़्यादातर सभी एज ग्रुप इसमें प्रभावित होते हैं। लेकिन मैं अगर जेंडर वाइज की बात करूं तो मेल्स में ये 5:1 का रेशियो है, मींस मेल्स और फीमेल्स में। मेल्स में ये जो है 20 to 30 जो ईयर्स के लोग हैं, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स तक भी ये देखने को मिलता है। जहाँ तक बात फीमेल्स की है, फीमेल्स में ये एक्चुअली आपको आफ्टर मेनोपॉज ज़्यादा देखने को मिलता है। सेम कंडीशन है कि ये जो वृद्धावस्था लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी वर्णित है कि सुकुमार अगर मिथ्या अन्न करता है या फिर मिष्ठान अन्न ज़्यादा करता है, मिथ्या आहार ज़्यादा करता है, तो ये उसमें भी देखने को मिलता है। तो जिसका एज ग्रुप है बेसिकली वो 20 to 35 के आसपास ही रहता है। सर, पर्सनली जैसे जॉइंट पेन होता है और हमारा आर्थराइटिस होता है, ये इनसे बचने के लिए आप पर्सनली कौन से आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? वैसे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रूटीन में करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। मतलब पहला जो पार्ट है वह है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मीन्स जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसको और हेल्दी रखना। तो इसके लिए अब आयुर्वेद ही आपको दिखाता है कि आप अपना ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, अपना सद्वत पालन, स्वस्थ पालन कीजिए। 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइमली भोजन कीजिए और टाइम से अपना जो है रात का जो स्पेशली जो डिनर वाला पार्ट है वो आप जल्दी कीजिए। सेकेंडली पार्ट है कि अपने जब भी हम सोएं तो सोने से पहले अपने सिरो अभ्यंग जिसको बोलते हैं, सिर में तेल लगाना, किसी भी तेल से कर सकते हैं। वैसे उसके बहुत इफेक्टिव तेल होते हैं, जैसे कि क्षीरबला तेल हो गया, ब्राह्मी तेल हो गया, उससे भी आप अपने सिर में एक मालिश जैसा कर सकते हैं। अभ्यंग बोलते हैं हमारे आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में। पाद अभ्यंग बोलते हैं कि पैरों के जो तलवे हैं वहाँ पर तेल लगवाना या फिर अपनी पूरी बॉडी में अभ्यंग करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं आपको जॉइंट डिसऑर्डर से या जो अस्थिगत विकार हैं उस सबको बचा के रखती है। तो नेचुरली कि दिनचर्या जो हमारी रूटीन लाइफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, बैठने का काम है, ओपीडीज देखनी होती है, क्लासेस लेनी होती है, तो ऐसी कंडीशन में अभ्यंग हो गया, नस्य हो गया, ये चीज़ हम थोड़ा फॉलो करते हैं। अच्छा, लाइफस्टाइल की आपने बात की और आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो हम सभी जानते हैं, जंक फूड है और देर तक हम लोग जाग रहे हैं, स्ट्रेस है, वो बहुत कॉमन हो चुका है। तो ऐसे में ये चीज़ें कितना असर करती है वात रक्त में?
वातरक भी और किसी भी डिजीज के लिए सबसे जो पहला जो पिलर है वो आपका आहार ही होता है। अगर हमारा डाइट या आहार हमारा अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली किसी भी साइंस में हम अच्छे नहीं रहेंगे, भले ही आप कितने भी खुश क्यों नहीं रहते हो या फिर आपका विहार कितना भी अच्छा हो। वातरक के साइंस में अगर बात करूं तो आहार जो कि हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है या प्रोन करता है वो है आपका, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे मट्ठा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आजकल हम देखते हैं अपने ओपीडीज़ में कि पेशेंट बोलता है कि वो दही खाता है सुबह शाम दिन, मतलब कि 2 टाइम या 1 टाइम तो ज़रूर लेता ही लेता है। दही को हमारे आयुर्वेद शास्त्र में अभिसंधि बताया है कि ये चैनल्स को ब्लॉक करता है, श्रोतश को ब्लॉक करता है। तो बहुत ज़्यादा दही खाना, बहुत ज़्यादा मट्ठा लेना, दूध लेना, इसके अलावा जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, जितने भी वाइट ब्रेड है, नमकीन है, बिस्किट्स हैं, जो कि ड्राई फ्रूट में भी कहीं ना कहीं आता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। थर्ड नंबर पे कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जैसे आपका स्पिनच हो गई, आपकी कॉलीफ्लावर हो गया, इसमें हाई प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें गोभी की सब्जी और ये बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कुछ दालें भी हैं इसमें, जैसे कि मूंग की दाल सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि लघु होती है। इसके अलावा जो आपकी राजमा है, चने, जो बाहरी दालों में जिनकी श्रेणी होती है, जिनकी गणना होती है, वो हमें नहीं लेना चाहिए। और बिल्कुल निश्चित तौर पे अल्कोहल और उसकी मात्रा तो बिल्कुल कम से कम रखनी चाहिए। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं वातरक को आगे बढ़ाती हैं। तो मतलब खाने पीने की चीज़ों में जो फेवरेट टिक्स रहते हैं वो आपने मना कर दी हैं। हाँ, ऑलमोस्ट ये चीज़ें आगे चल के दिक्कत कर सकती है लाइफ में। ठीक है, तो अब सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वातरक के क्या सिम्टम्स हैं जिन्हें हम पहले ही पहचान लें और टाइम से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, उनके बारे में बताइए। अदा जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सिम्टम्स की हम बात करते हैं वातरक के, तो हम उसको 2 कैटेगरी करते हैं। सबसे पहले होते हैं स्थानिक सिम्टम्स, जिसको लोकल सिम्टम्स बोलते हैं। एक होता है जो पूरी बॉडी में या सर्वदेहिक सिम्टम्स आते हैं। जो लोकल सिम्टम्स हैं, अब जैसे जॉइंट्स, जो इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होता है वो एमटीपी जॉइंट होता है, जो हमारा सिंपल भाषा में बोले तो हमारे जो पैर है, पैर का जो पहला जो अंगूठा है वो उसको एमटीपी मेटाटार्सल फेलेंजल जॉइंट बोलते हैं, वो इसमें प्रभावित होता है। तो जो उसमें पहला सिम्टम जो आएगा उस जॉइंट्स में, वो आपको बहुत ज़्यादा, उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, इसमें स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, दर्द होगा बहुत ज़्यादा। और हमारे आयुर्वेद में एक बहुत प्यारा सा वर्णन किया है, बहुत स्पेसिफिक वर्णन किया है कि इसमें दर्द किस तरीके का होगा। जैसे आँखों विश्वपमम करके बात की गई, आँखों विश्वपमम दैट मीन्स रेड बाइट टॉक्सिसिटी, जैसे चूहा काटता है वैसा आपको पेन का इसमें आपका अनुभव होगा। दूसरा, जो पूरी बॉडी में जो सिम्टम्स आएंगे वो होगा कि पेशेंट के जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आना या बहुत बिल्कुल ही पसीना ना आना हाथ के, पैरों में, तलवों में। सेकेंडली, पूरी बॉडी बर्निंग सेंसेशन होगी, आपकी पूरी बॉडी में दाह होगी, सर में आपको चक्कर आ सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि पैरों में चींटियां काट रही, बिल्कुल टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस जो रहती है वो भी हो सकता है। और आपको कभी कभी जैसे आपकी हमारी जो डाइजेशन पावर जब बहुत वीक हो जाती है तो आपको अग्निमांद के कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपका मोशन उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको जो है ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये जो चींटियां काटती हैं पैरों में ना, मतलब सूजन वगैरह हो जाती है, कुछ लोगों के पैरों में सूजन भी है प्लस जैसे बोलते हैं पानी भर गया है, ये भी इसी का रीज़न होता है? नहीं, वो कुछ चीज़ अलग होती है, लेकिन जब स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो फिर वो नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन इस फॉर्म में दिखाता है। बस उसका एक टाइप है कि ऐसा भी होता है, लेकिन स्पेसिफिकली कहेंगे कि वही है तो वो चीज़ नहीं होती है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि जैसे दर्द है, सूजन है और जॉइंट स्टिफनेस है, ऐसा कुछ अगर आपको फील हो रहा है, आपको एडवांस में पता चल रहा है, तो कौन से में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो अपनी डाइटरी हैबिट्स को अब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेन पिलर है। अगर आप डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं करेंगे, बाकी आप और ट्रीटमेंट कराते रहेंगे, ये हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में पंचकर्मा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो कराते रहेंगे तो उसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। तो नंबर 1 पे तो मैं डाइटरी हैबिट्स को रखूँगा। सेकेंडली, जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, तो पंचकर्म में हमारी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी 2 कंडीशन बताई गई हैं हमारे वातरक के लिए, कि एक उत्थान वाला मतलब सुपरफिशियली वाला वातरक है, और एक है डीप वाला जिसको हम गंभीर बोलते हैं। जो सुपरफिशियली वाला है उसमें हम अभ्यंग करते हैं। अभ्यंग का मतलब होता है तेल की मालिश करना, वो हमारे टर्मिनोलॉजी में अभ्यंग बोला जाता है। तेल की मालिश भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से तेल से करनी है, तो पिंड तेल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। पिंड तेल, हाँ जी, बिल्कुल मार्केट में इसी उससे आता है। सेकंड नंबर पर हम इसमें उपनाह कर्म भी करते हैं। अगर मान लीजिए किसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, दर्द है और लेकिन उसको बर्निंग सेंसेशन नहीं है, तो उसमें उपनाह करते हैं। उपनाह के लिए हमें एक निम्ब पत्र कल्क आता है, उसको हम कांजी के संग मिक्स करके अगर हम उसमें, उपनाह का मतलब होता है काइंड ऑफ लेप। हाँ, बस उसकी जो थिकनेस होती है थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, तो निम्ब पत्र मतलब नीम के जो पत्र होते हैं उसका हम सुखाते हैं, उसका कल्क बनाते हैं, फिर कांजी में मिक्स करते हैं और उसको लेप लगाते हैं उस जगह पे। तो उससे भी आपकी स्वेलिंग कम होगी, आपका जो पेन है वो भी रिड्यूस होगा। इसके अलावा सेक होता है। सेक का मतलब सिंपली एक कपड़े को गर्म करके अपना पैरों में वो करना, ऐसा भी, हाँ, सिकाई जैसे बोल सकते हैं उसको।
तो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रक्त मोक्षण का, जिसको हम आज के ग्रेड में जैसे ब्लड लेटिंग बोलते हैं, ब्लड डोनेट करना। तो लीच थेरेपी होती है जिसको जलोका या जोंक बोलते हैं। तो मेडिसिनल लीच होती हैं, जॉन्क्स होती हैं, जो कि हम पर्टिकुलर जगह पे लगाते हैं। तो ऐसा मानना है कि लीच जो होती है प्योर ब्लड को रोक देती है और इम्प्योर ब्लड को पी लेती है, क्योंकि अब वात रक्त है, रक्त में इसमें दुष्टि हो रही है, रक्त आपका इम्प्योर हो रहा है, तो वो लीच क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को ले लेती है। तो ये सारी चीज़ें पंचकर्म में या फिर हमारी ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल्स में चलते हैं। सर, कुछ डेली हैबिट्स जो वात रक्त के पेशेंट्स को आप उनकी रूटीन में ऐड ऑन करने की सलाह देते हैं? अदा जी देखिए, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो वो थोड़ी सी क्रॉनिक कंडीशन लेके ही आता है, क्योंकि आयुर्वेद में थोड़ा सा ये है कि 1 साल 2 साल जब ज़्यादा बीत जाते हैं तो 5th या 6th साल में हमारे पास आता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उस जो बेसिक चीज़ें जो हमारे पास हैं वो यही हैं जो भी अब मैंने थोड़ा पहले आपका डिस्कस किया था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, जो अगर हमारा वो अपने डाइटरी हैबिट्स को ठीक कर दे, अल्कोहल कंजप्शंस ना ले, या फिर ऐसी जो चीज़ें जो कि बहुत हैवी दालें होती हैं वो ना ले। इसके अलावा अगर वो इरेगुलर जो स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं, आजकल बहुत लोग रात में बहुत टाइम तक जागते हैं, 11 बजे तक, 2 बजे तक, तो वो अगर चीज़ ठीक कर ले, अगर उसका स्ट्रेस फैक्टर ऑलमोस्ट अच्छा है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस ले रहा है या फिर ओवर एग्जॉस्ट हो रहा है, तो भी उसको बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रेस लेवल को ठीक कर ले तो अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कि हम उसको पंचकर्म के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से उसको हम, और ये सब चीज़ें उसको डाइटरी हैबिट्स के माध्यम से बताते हैं, तो वो निश्चित तौर पे वो उसकी जो कंडीशंस हैं, जो सिम्टम्स है, वो उसमें रिलीफ मिलता है। अच्छा सर, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारी आज की जनरेशन है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इन सब चीज़ों से बीमारियां फेस ना करें अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से? अदा जी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि जापान में एक वर्ड है, इसको बोलते हैं इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है द पर्पस ऑफ लिविंग या पर्पस ऑफ वर्थ ऑफ लिविंग। तो हमें अपना इकिगाई ढूंढना है कि हमारे लिए क्या इकिगाई हो सकता है। और हमारे आयुर्वेद में भी है कार्य कारण सिद्धांत है। मीन्स कोई भी कार्य तभी शुरू होता है जब उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई रीज़न होता है। तो आपको अपना कार्य कारण ढूंढना है, आपको अपना इकिगाई ढूंढना है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम जिमिंग करना है हमें, या हमें अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, अच्छा डाइट फॉलो करना है, तो वो ऐसे नहीं आ सकता। उसके लिए पीछे कोई ना कोई रीज़न, स्ट्रॉन्ग रीज़न होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढिए। कुछ भी हो सकता है आपका मोटिव, कि आपको अच्छे करियर बनाना है या फिर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, कुछ भी अपना खुद से हेल्दी रहना है, तो वो अपना इकिगाई ढूंढिए। उसके लिए आप प्रयास कीजिए, अच्छी हेल्थ को, अच्छी डाइट को फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट मत होइए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और अपने आप को बहुत इजी गोइंग रखिए। बहुत स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, इजी गोइंग रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे इस बीमारी और भी व्याधि से भी निवारण मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू अदा जी। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.uttarakhand.ayurved.co.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ facebook.com/UKDIR आयुर्वेद और ट्विटर के ऊपर UKDIR आयुर्वेद और इंस्टाग्राम पर भी UKDIR आयुर्वेद यानी कि उत्तराखंड डायरेक्टरेट आयुर्वेद पर जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही किसी भी सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर भी संपर्क कर सकते हैं।